हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ विंग्स एक उड़ान। तो मुझे लास्ट की वीडियो में बहुत सारे मेरे जो वेल विशर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किए, मैसेजेस किए कि सर क्या आप बीमार थे, आपकी एनर्जी थोड़ी कम थी। पढ़ाया तो आपने अच्छा है, अब पता नहीं वो आपको भी लगेगा हुआ। तो भाई, तो एनर्जी क्यों कम थी, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं आपसे कि एनर्जी कम थी। तो आज की वीडियो में आपको एनर्जी कम नहीं मिलेगी। और दूसरी बात कि रोज़ आना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा दूर से आना होता है और रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। कम से कम 7 से 8 नाके होते हैं, ठीक है। पुलिस वाले खड़े हैं, उनको जवाब देना पड़ता है, ना ही हमारे पास पास है। तो इट इज़ नॉट ईजी फॉर अस टू मेक वीडियोज़ रेगुलरली। तो आप शांति रखें और 45+ वीडियोज़ हमारे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में, तो आप उसको रिपीट करके देखें, ठीक है। इतने देर रिवाइज हो रहा, कौन सा क्या कहते हैं, मोदी जी ने बोला या हमारे गवर्नर साहब ने बोला कि कल पेपर है या 18 मई को पेपर हो रहा है, तो थोड़ा रिलैक्स करो, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज फंडामेंटल राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर कट इन्होंने टॉपिक पूरा लिखा हुआ है आपके वहाँ पे सिलेबस में। तो आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, कुछ भी हमने इसके बारे में छोड़ना नहीं है, ठीक है जी। अब देखो, राइट का तो मतलब ही क्या होता है, हक होता है, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है, और ये फंडामेंटल राइट्स बेसिकली आए कहाँ से। अब थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं कि फंडामेंटल राइट्स क्या है क्या नहीं है, उससे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे टोटल कितने पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। 25 पार्ट्स हैं, और 25 पार्ट्स में से कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है, वो पार्ट कौन सा है जी, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। और कौन कौन से आर्टिकल्स इस फंडामेंटल राइट्स से डील करते हैं, आर्टिकल्स 12 to 35, ठीक है। मतलब दीज फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अंडर आर्टिकल्स 12 to 35, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स को बहुत सारी बुक में यह भी लिखा है, फंडामेंटल राइट्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। देखो, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया वॉज इशूड बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड। कौन से साल में, 1215 में, ठीक है। क्यों इशू किया, क्योंकि एक सिस्टम चलता था यूरोप में जिसका नाम था फ्यूडल सिस्टम। उस फ्यूडल सिस्टम में क्या था, एक क्लास थी जिसको हम क्या बोलते हैं, बैरन। सबसे लोएस्ट क्लास आती थी फ्यूडल सिस्टम में, राइट। और उनको कुछ भी हक नहीं दिए थे, उनके पास कुछ राइट नहीं होते, उनको बस क्या करना पड़ता था, अपने से ऊपर जो थे उनको सुपीरियर्स को क्या करना पड़ता था, सर्व करना पड़ता था। और वो जो सुपीरियर्स थे उनके साथ कुछ भी कर सकते थे, और उनको रोकने वाला, उनकी पावर्स में लिमिटेशन लगाने वाला कोई था ही नहीं। तो अब एक इंसान कितनी देर तक, ठीक है, ये अत्याचार, ठीक है, सहेगा, ये नाइंसाफी सहेगा। एक टाइम पे आएगा कि वो आक्रोश निकलेगा, वो गुस्सा निकलेगा, और फाइनली उन बैरन्स जो थे उन्होंने रेबेल करा किंग के खिलाफ। और ये इतने बड़े लेवल में हुआ, इतने लार्ज स्केल में हुआ कि किंग को इतना प्रेशराइज किया गया कि किंग ने फाइनली एक चार्टर साइन करा, एक चार्टर इश्यू करा, एंड दिस वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। और ये जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट था जो रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, इट वाज मैग्ना कार्टा, इट इज नोन एज मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो ये किंग जॉन ने दिया था, किसको दिया था, इस फंडामेंटल राइट्स में कुछ हक दिए थे, किसको, बैरन्स को, कि भाई अब आपके सुपीरियर आपके साथ कुछ गलत करेंगे तो आपके पास हक है उनकी पावर्स को लिमिट करने का। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि इसको हम फंडामेंटल राइट्स को, व्हाई इट इज डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, बिकॉज इट इज लिमिटेशन, इट लिमिट्स द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव। सपोज करो कि मैं डीएसपी हूं, ठीक है, या मैं ऐसी गवर्नमेंट पोस्ट में हूं, ठीक है, जिसमें मुझे कुछ पावर्स दी गई हैं। अब मैं उन पावर्स का गलत इस्तेमाल भी कर सकता हूं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, मुझे रोकते हैं कि मैं उन पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करूं। ये लिमिटेशन है फंडामेंटल राइट्स। एग्जीक्यूटिव कोई कानून ऐसा ना इंप्लीमेंट कर दे, ठीक है, कि जो हिटलर वाली इमेज लेके आए। लेजिस्लेटिव कोई ऐसा कानून ना बना दे, ठीक है, जो
एक आम जनता के, एक सिटीजन के, ठीक है, राइट्स को क्या करे, कर्टेल करे। तो फंडामेंटल राइट्स लिमिटेशन लगाता है एग्जीक्यूटिव पे और किस पे, लेजिस्लेटिव पे, ताकि वो आर्बिट्रेरी लॉज को ना एग्जीक्यूट कर पाए ना इंप्लीमेंट कर पाए। ठीक है जी। अब ओरिजिनली अगर आप देखोगे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट करा, और उस वक्त जो फंडामेंटल राइट्स कितने थे हमारे पास, टोटल 7 थे। लेकिन आज फंडामेंटल राइट 6 है प्रेजेंटली। तो एक राइट कहां गया, एक राइट को हमने डिलीट कर दिया। किससे भाई, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। और उस राइट का क्या नाम है जी, राइट टू प्रॉपर्टी। और किस आर्टिकल में आता था फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 31 में। अब हमने उसको कहां रखा जी, कहां चला गया वो राइट टू प्रॉपर्टी। अभी भी है हमारे पास राइट, बट वो फंडामेंटल राइट नहीं है। अब वो क्या है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन्ड है, लेकिन फंडामेंटल राइट में मेंशन्ड नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कहां मेंशन्ड है वो, पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 300 कैपिटल ए। अब इसमें एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई उसको अब हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं, नहीं बोलते। अब हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज दैट राइट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो पार्ट 3 के डोमेन के अंदर नहीं आता। इट इज नॉट मेंशन्ड इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वही राइट को हम फंडामेंटल राइट्स बोलेंगे जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका फंडामेंटल राइट है बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट राइट टू प्रॉपर्टी क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसके साथ साथ हम एक और चीज पढ़ रहे थे, स्टैट्यूटरी राइट्स। बच्चे स्टैट्यूटरी राइट्स वो राइट्स हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। ये राइट्स कहां से आए, फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट, पास्ड बाय द पार्लियामेंट। दोज राइट्स, ठीक है, विच आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी राइट्स। उनकी एग्जाम्पल कौन सी है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया 2005 का आरटीआई। ठीक है, ये राइट्स को हम क्या बोलेंगे, स्टैट्यूटरी राइट्स बोलेंगे। और स्टैट्यूटरी राइट्स कौन से होते हैं, दोज राइट्स व्हिच आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। अब फंडामेंटल राइट्स जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बना रहे थे, तो फंडामेंटल राइट्स का आइडिया या इंस्पायर हम किससे हुए, अगेन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे प्रियम्बल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही फंडामेंटल राइट्स हम किससे इंस्पायर हुए जी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हुए। अब फंडामेंटल राइट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब है कि इंडिया को गवर्न लॉ के थ्रू किया जाएगा, ना कि लोगों के थ्रू। अगर मैं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठा हूं और इफ आई एम पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव, तो मुझे जो भी कानून बनाना है या जो कानून अप्लाई करना है वो उस लॉ के थ्रू कर रहे हैं, दैट लॉ व्हिच इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से लॉ को इंप्लीमेंट करूंगा या लॉ को बनाऊंगा। रूल ऑफ लॉ होगा, रूल ऑफ मैन नहीं होगा कि बंदा जो चाहे वो करेगा। अकबर नहीं है भाई, ये जहांगीर नहीं है, जो बोला वही होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स हैं, जो लॉ है, उसको फॉलो करना है, ना कि अपनी मर्जी करनी है। ठीक है जी। तो फंडामेंटल राइट्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या, मैंने आपको क्लियर किया, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब आप यह भी सुनोगे कि
फंडामेंटल राइट्स टोटल अभी कितने मैंने आपको पहले बताया 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है। नॉन सिटीजन्स मतलब कोई भी फॉरेनर हो गया, कोई यूएसए का बंदा यहां आया, उसको भी राइट अवेलेबल है। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन दोनों को दिए जाते हैं, दोनों के लिए अवेलेबल है। बट कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को दिए जाते हैं, नॉन सिटीजन्स को ये राइट नहीं दिए जाते। जैसे आर्टिकल 19, ठीक है जी। तो हम ऐसा जब सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम क्लियर करेंगे। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सा ऐसा राइट है व्हिच इज अवेलेबल टू सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। अब बोलते फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। मतलब क्या जी? फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब है कि भाई अगर आपको दिए हैं तो ये नहीं है कि आप कुछ भी करो। एग्जाम्पल, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 आता है, ये क्लॉज 1। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या बोलता है कि एक सिटीजन के पास हक है अपने व्यूज, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का, ठीक है, बात रखने का, बोलने का। तो मैंने क्या किया जी, मैंने ढोल लिया, रात को किसी घर पे घुस गया, उसके गार्डन में बैठ के ढोल मार रहा हूं, ठीक है। और मालिक बाहर आया, मालिक बोलता भाई ये क्या कर रहा है? मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे दिया क्या, हक दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। अभी बाहर जाके बोल सकते हो पाकिस्तान जिंदाबाद, बोलोगे तो क्या होगा? आपके राइट्स को, ठीक है, कर्टेल किया जाएगा, आपको अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि इससे किसी के सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर, पीस खराब हो सकता है, यूनिटी, इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, बवाल खड़ा हो सकता है। तो एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपकी मर्जी आए आप कुछ भी बोलो, नहीं। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। द स्टेट, बार बार सुना स्टेट क्यों बोल रहे हैं, कि स्टेट को आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है आपके फंडामेंटल राइट्स पे। अब जो रिस्ट्रिक्शन स्टेट ने लगाई है आपके राइट पे, वो रीजनेबल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर कोर्ट को लगा किसी भी तरीके से कि भाई ये जो रिस्ट्रिक्शन इस बंदे पे लगाई गई है, इसका हक छीना गया है इससे, वो गलत है, तो स्टेट क्या करेगा? स्टेट एक्शन लेगा उस अथॉरिटी के खिलाफ जिस अथॉरिटी ने क्या किया, आपका हक छीना है आपसे। मतलब आपको इंसाफ मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं जी? जस्टिशिएबल हैं। क्या प्रिएम्बल जस्टिशिएबल है? नहीं है, मैंने आपको बताया था। लेकिन फंडामेंटल राइट्स क्या है? जस्टिशिएबल है, क्योंकि आप कोर्ट जा सकते हो रेमेडी के लिए, इंसाफ के लिए, ठीक है जी। अब स्टेट के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे ना, स्टेट के पर्सपेक्टिव से ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन है। नेगेटिव ऑब्लिगेशंस मतलब क्या है कि स्टेट को रोका जाता है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते किसी इंडिविजुअल के साथ, सबको बराबर देखना भाई, आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। स्टेट आर्टिकल 15 says the state shall not discriminate to any citizens on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth. मतलब स्टेट shall not, मतलब नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन व्हाट? स्टेट, क्या आप ये ऐसा नहीं कर सकते
अब ये जो नेगेटिव ऑब्लिगेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं कि भैया आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी का हक छीन ले। ठीक है जी। अब बाय चांस अगर आप ऐसा करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एक्शन लेगी आप पे। एक्शन क्या लेगी? कि जिस जो लॉ आपने बनाया है, जो फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, या एग्जीक्यूटिव जिस लॉ के थ्रू आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, उसको हम क्या कर देते हैं? नल डिक्लेयर कर देंगे या वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें आपका क्या किया? फंडामेंटल राइट्स को छीना। अब देखो, अगर मैंने आपको बोला फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल हैं, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जस्टिशिएबल नहीं है क्या? बिल्कुल है जी। क्या स्टैट्यूटरी राइट जस्टिशिएबल नहीं है क्या? बिल्कुल है जी। तो डिफरेंस क्या? डिफरेंस ये है कि मैं गया किसी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और उस डिपार्टमेंट ने मुझे विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड्स उसने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। तो आई हैव द राइट, ठीक है, लीगल राइट का मतलब है, स्टैट्यूटरी राइट का मतलब है आई हैव द राइट टू अप्रोच द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कि जनाब मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी, इतना इतना घोटाला हुआ जी इस डिपार्टमेंट में। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया, उस वर्डिक्ट से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं हाई कोर्ट को अप्रोच करूंगा। और हाई कोर्ट ने भी वर्डिक्ट जब दिया उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, देन आई कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। बट इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट, आई हैव द राइट टू डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। आई कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। बाकी के केसेस में आई कांट गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, बट इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट, if any of my right gets violated, then I have the right to directly approach to the Supreme Court. All are justiciable, लेकिन डिफरेंस आप समझ रहे हो? इसमें डायरेक्टली यू कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। अब देखो, राइट टू इक्वालिटी में 5 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल्स 14 to 18। मैक्सिमम अगर आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको मिलेगा कि लिखा हुआ है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट शैल नॉट प्रोवाइड, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। कि स्टेट क्या है? अब यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए स्टेट को हमने किसमें डिफाइन किया पूरी तरीके से? आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 क्या करता है? आर्टिकल 12 डिफाइंस द टर्म स्टेट, कि भाई कौन आपके साथ गलत करेगा, स्टेट के अंदर ऐसा कौन सा बंदा आता है जो आपके साथ गलत करेगा स्टेट टर्म के अंदर, तो आप कोर्ट में जाके क्या कर सकते हो? रेमेडी ले सकते हो, इंसाफ ले सकते हो, कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। ये किसमें डिफाइंड है? आर्टिकल 12 में। ठीक है, आर्टिकल 12 में क्या टर्म डिफाइंड है? द टर्म लॉ। अब इसमें कौन कौन आते हैं? पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, लोकल बॉडीज, लोकल अथॉरिटीज। ठीक है, उसके बाद ऐसी कंपनीज जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का कुछ शेयर हो, तो पार्लियामेंट में एमपी, एमएलए, स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट आ गई, ब्यूरोक्रेट्स आ गए जितने। ठीक है, ऑल दिस कम अंडर द टर्म स्टेट। मतलब ये अगर आपका कोई भी हक छीनेंगे, ठीक है, तो यू हैव द राइट
to approach Supreme Court against them. Now what is Article 13? जैसे आर्टिकल 12 डिफाइन करता है किसको, टर्म स्टेट को, वैसे आर्टिकल 13 डिफाइन करता है टर्म लॉ को। मैंने आपको क्या बोला कि फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं किस पे, पावर्स को लिमिट करते हैं किसके, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। व्हाट इज लेजिस्लेटिव? लॉ मेकिंग बॉडी, है ना। तो अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को अथॉरिटी दे दी है या किसी स्टेट लेजिस्लेचर को ये अथॉरिटी दे दी है कि भाई आप कानून बना सकते हो, तो क्या वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं जो ऐसा कानून ला दें जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली ना हो। तो आर्टिकल 13 वैसे लॉज की बात करते हैं। कौन कौन से लॉज? जैसे ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस है लॉ मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती या कोई एक हाउस पार्लियामेंट का सेशन में नहीं होता, देन प्रेसिडेंट हैज द राइट टू इशू ऑर्डिनेंस। और ऑर्डिनेंस क्या है? लॉ मेकिंग पावर। उस ऑर्डिनेंस में तो प्रेसिडेंट कुछ ऐसा कर सकता है जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। तो बोलते हैं आर्टिकल 13 में बोलते हैं एनी लॉ पास बाय पार्लियामेंट और बाय प्रेसिडेंट बाय रूल्स आते हैं, कुछ भी ऐसा डेलीगेशंस हैं, डेलीगेटेड लॉज हैं, कुछ भी ऐसे लॉज जो पास हुए हैं, इफ दे आर नॉट फ्रेम्ड और पास्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। और बाकी जो लॉज पार्लियामेंट बनाएंगे वो क्या? ऑर्डिनरी लॉज। मतलब कोई भी ऐसे ऑर्डिनरी लॉज व्हिच आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, then under Article 32 and under Article 226, Supreme Court and High Court respectively has the power to null or declare that law void. ठीक है जी। तो this is basically the definition of law which is mentioned in Article 13. Article 12 में हमने किसके बारे में बात की है? स्टेट के बारे में बात की है। Article 13 में हमने किसके बारे में बात की है? लॉ के बारे में बात की है। लॉ को डिफाइन किया है। कोई भी ऐसा लॉ, वेदर इट इज फ्रेम्ड बाय पार्लियामेंट, इधर बाय स्टेट लेजिस्लेचर, या ऑर्डिनेंस के थ्रू आया या बाय लॉज आए, ठीक है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली नहीं है, देन आर्टिकल 13 says that Supreme Court under Article 32 and High Court under Article 226 can declare that law null or void. तो आज का फंडामेंटल राइट्स का ये जितना बेसिक था मैंने क्लियर कर दिया। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। हम कल आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे सारे, ठीक है। अगर कल में आ पाया, पॉसिबल हो तो कल करेंगे, नहीं तो एक दो दिन के बाद जैसे भी पॉसिबल होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, सपोर्ट करते रहो। आज कश्मीर में भी नेट खुल चुका है तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से देखते रहो और पैनिक नहीं करना, ठीक है। हमें ज़्यादा तंग मत करना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।